शादी के चौथे दिन ही बेटी ने की शिकायत। मम्मी, इस घर में शादी करवा के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद करवा दी। आज नई दुल्हन का गृह प्रवेश था। दुल्हन घर के दरवाजे पर उस बड़ी सी कार में आ चुकी थी। मकान देखकर निधि मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और ये खुशी उसके चेहरे से भी जाहिर हो रही थी। पति अमर के साथ वो घर में प्रवेश करने लगी। घर की भव्यता देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसा घर तो उसने सिर्फ सपनों में ही देखा था। ये रिश्ता उसकी बुआ ने बताया था। बुआ अमर के घर से दो चार घर दूर ही रहती थी। अमर एक अच्छा लड़का था, घर बार भी बढ़िया था। इसलिए निधि के घर में सब लोग शादी को लेकर तैयार थे। बस निधि की माँ तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि पहले उसे अपनी पढ़ाई पूरी कर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। पर इस रिश्ते की सुनते ही निधि ने सबसे पहले हाँ की थी। आखिर बुआ के घर आते जाते उसने ये बड़ी सी हवेली देखी जो थी, वो तो उसके ख्वाब ही देखती थी। पर आज तो वो उस हवेली की मालकिन थी। उसके आगे पीछे नौकर चाकर काम करेंगे। आज उसे अपने फैसले पर बड़ा नाज हो रहा था। घर के अंदर की भव्यता देखते ही निधि की निगाहें यूं ही रुक गई। मन में एक लालच सा समा गया कि अब वो इस घर की मालकिन होगी। अब पलक हो वो वहाँ की सुंदरता को निहार रही थी। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस की औरतों को विदा कर ननद जानवी निधि को अपनी माँ से मिलवाने के लिए उनके कमरे में ले गई। निधि ने बाहर जाकर देखा कि उसकी सास प्रतिभा जी बिस्तर पर थी। अमर ने उसे बताया भी था कि 10 महीने पहले उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था। बस तब से वो बिस्तर पर थी। उनकी सेवा के लिए एक नर्स लगा रखी थी जो शाम को 8 बजे अपनी ड्यूटी से फ्री होकर यहाँ से चली जाती थी। तब फिर जानवी या घर का कोई भी सदस्य जो उस समय घर पर मौजूद हो उन्हें देखता था। कमरे में दवाइयों और फिनाइल की मिली जुली गंध भी आ रही थी, जैसे किसी अस्पताल में होती है। निधि ने तो अपने नाक भौं सिकोड़ लिए। तभी जानवी बोली, भाभी देखो, माँ आपको देखकर कितनी खुश हो रही है। आप भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लीजिए। सचमुच भाभी, अब आपको देखकर मेरी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आप आ गई हो ना, अब आप माँ को संभाल लेना। निधि ने फीकी सी मुस्कान दी और मन ही मन सोचने लगी, बहू हूँ, कोई नर्स तो नहीं हूँ। यह दवाइयों की गंध में मुझसे थोड़ी देर भी खड़े नहीं रहते बन रहा, तो इस कमरे में आएगा कौन? मुझे क्या अपनी माँ की सेवा के लिए लेकर आए हो? खैर, थोड़ी देर बाद जानवी उसे उसके कमरे में छोड़कर आ गई। अपने कमरे में आकर निधि ने चैन की सांस ली। सबसे पहले तो वो पलंग पर जाकर बैठ गई और कमरे को निहारने लगी। मेरा अपना कमरा, कितना बड़ा है ये। इस कमरे के बराबर तो हमारा घर था। सचमुच मेरी तो किस्मत ही खुल गई। लेकिन इस सास का क्या करूं? बीमार सास पल्ले पड़ी है मेरे तो। पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा किचकिच नहीं करेगी। और फिर कितने दिनों की है, ननद भी शादी करके ससुराल चली ही जाएगी। फिर तो सब कुछ मेरा ही है। सोचती सोचती वो बिस्तर पर लेट गई और उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। सीधे सुबह ही उसकी नींद खुली। तब तक अमर उठ चुका था और अपनी माँ के कमरे में उनसे मिलने चला गया था। कैसा पति मिला है। यहाँ नई दुल्हन आई है, उसका ख्याल तक नहीं है। अपनी बीमार माँ से मिलने चला गया। मन ही मन बुदबुदाती हुई निधि तैयार हुई और बाहर आई। बाहर हॉल में बुआ सास चुपचाप बैठी हुई थी। उन्हें देखकर निधि ने उनके पैर छुए तो बुआ सास ने आशीर्वाद दिया। फिर निधि इधर उधर देखने लगी तो वो बोली, सब लोग भाभी के कमरे में हैं। आज तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाया है। तुम भी कमरे में जाकर ही मिल लो। फिर से उस कमरे में, मन ही मन सोचती हुई निधि कमरे की तरफ बढ़ गई। आखिर अपना इंप्रेशन थोड़ी ना खराब करना था। कमरे में गई तो सब लोग प्रतिभा जी के पास ही खड़े थे। निधि को देखते ही जानी प्रतिभा जी को हल्का सा हिलाते हुए बोली, मम्मी देखो तो, भाभी आई है आपसे मिलने के लिए। उसकी बात सुनकर प्रतिभा जी ने निधि की तरफ देखा। उसे देखते ही उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और इस दुनिया से कूच कर गई। घर में मातम का माहौल हो गया। सबको पहले से ही पता था कि प्रतिभा जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। वो शायद अमर की शादी के लिए ही रुकी हुई थी। इसलिए सब लोगों ने दुखी मन से उन्हें विदा किया। ये माहौल तो निधि के लिए पूरी तरह से उम्मीद के बाहर था। 2 दिन बाद जानवी अकेले रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो बुआ सास ने निधि से कहा, बहू, अब तुम भी रसोई संभालो। जानवी अकेले काम कर रही है, उसकी मदद कर दो। आज से खाना घर पर ही बनेगा। इतनी बड़ी हवेली और खाना खुद बनाते हैं?
निधि मन ही मन सोचती हुई एकटक बुआ जी को देखते रह गई। अरे क्या सोच रही है बहू? निधि ने ना में गर्दन हिलाई और आखिर मन मारकर रसोई में आ गई और जानवी की मदद कराने लगी। थोड़ी देर बाद जानवी और निधि को ससुर जी ने अपने कमरे में बुलाया। निधि जानवी के साथ जब कमरे में गई तो वहाँ ससुर जी, बुआ सास और अमर पहले से ही बैठे हुए थे। वो दोनों भी एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। तब ससुर जी बोले, देखो, जैसा कि तुम लोगों को पता है कि प्रतिभा के इलाज के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। ये बंगला हमें बेचना पड़ा था। वो तो इसे मैंने अपने दोस्त को बेचा था, इसलिए उसने इजाज़त दे दी थी कि जब तक प्रतिभा है तब तक हम यहाँ पर रह सकते हैं। पर अब हमें 15 दिन के पूरे कार्यक्रम करने के बाद ये घर खाली करना है। ये सुनकर सब लोग जहाँ चुप थे वहीं निधि के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। कहा तो वो उस बंगले को देख करके इसकी मालकिन बनने के ख्वाब देख रही थी, और कहा एकदम से जमीन पर आकर गिरी थी। उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पर कमरे में जाते ही उसने सबसे पहले अपनी बुआ को फोन किया और फोन पर ही उन्हें सुनाने लगी। बुआ, कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? ये कहाँ शादी करवा दी आपने मेरी? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। आपको पता भी है ये बंगला तो बिका हुआ है, इनके पास कुछ भी नहीं है। बर्बाद कर दिया आपने मेरी जिंदगी। बिना बुआ की कोई बात सुने ही उसने फोन रख दिया। रात का समय था, इसलिए दूसरे दिन बुआ निधि के मम्मी पापा के साथ उसके ससुराल पहुंची। घर का माहौल ही ऐसा था तो किसी को शक भी नहीं हुआ कि वो लोग क्यों आए हैं। आते ही निधि की मम्मी ने बुआ सास से पूछा, निधि नहीं दिख रही है, अंदर रसोई में है क्या? अरे नहीं नहीं समधन जी, आज उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। आप उसे कमरे में ही जाकर मिल लो। उनकी बात सुनकर बुआ और मम्मी कुछ देर बाद निधि के कमरे में चले गए। निधि सिर दर्द का बहाना कर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उन दोनों को वहां देखते ही निधि बरस पड़ी। बर्बाद कर दी आप लोगों ने मेरी जिंदगी। बुआ को क्या पता नहीं था कि यह सब कुछ बिका हुआ है? आप तो बहुत अच्छे से जानती थी इनके परिवार को। कहा तो मैंने सोचा था कि घर की मालकिन बनूंगी। अरे आपने तो मुझे नौकरानी बनाकर छोड़ दिया। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी अब तू। अचानक निधि की मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा, तेरी बुआ ने हर बात क्लियर बोली थी, सबके सामने बोली थी। तू भी वही बैठी हुई थी, पर तेरी आंखों पर तो हवेली की पट्टी लगी हुई थी, जो ना तू देख सकी और ना ही सुन सकी। अब ये बेवजह का रोना बंद कर। ससुराल आते ही ससुराल की मालकिन बनना है, लेकिन जिम्मेदारी कुछ भी नहीं लेनी। इसलिए कहा था कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन। कम से कम पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी गृहस्थी तो चला पाएगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सीधा पति की प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी बिना जिम्मेदारी के। अपनी मम्मी की बात सुनकर निधि चुप हो गई। आखिर मम्मी गलत तो नहीं कह रही थी। पर अब क्या होगा? उसने धीरे से कहा, माता पिता है हम, गड्ढे में तो तुझे फेंका नहीं होगा। ये हवेली वगैरह बिक चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना एक फ्लैट खरीद रखा है। समधी जी का बिजनेस डूब चुका है तो क्या हुआ? अमर की तो अच्छी नौकरी है और वो मेहनती भी है, तेरी तरह ख्याली पुलाव नहीं बनाता। भविष्य में कुछ ना कुछ तो वो कर ही लेगा। बस तू उसका साथ दे, उसके रास्ते का रोड़ा मत बन। जॉब नहीं कर सकती तो उसके घर को अच्छे से संभाल ले, ताकि वो बेफिक्र होकर आगे बढ़ सके। इतना अच्छा ससुराल मिला है, उसे खराब मत कर। वो लोग तो अभी वैसे ही दुखी है, अगर उन लोगों को तेरी सोच पता चलेगी तो कितना दुख होगा। मम्मी की बात सुनकर निधि अब चुपचाप ससुराल में अपने आप को ढालने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद निधि अपने ससुराल की धूरी बन चुकी थी।